महापुरुषों का सामूहिक जन्म दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर दो तस्वीरें रखी हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इन दो महापुरुषों से ही संबंधित ये कार्यक्रम है। हमारा आज का कार्यक्रम हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में जन्मे उन तमाम महापुरुषों का सामूहिक जन्म दिवस है जो यहाँ मनाया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयंतियां महापुरुषों की मनाई जाती है और महापुरुष जो होते हैं वे ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, वे कोई महान काम करते हैं तब महापुरुष बनते हैं। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम जी, संत राजाराम जी और तमाम जो संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने असल में कोई न कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनकी जयंतियां मनाती है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताना चाहूंगा ताकि उसमें सारा का सारा मामला आ जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान हुए कि आज दुनिया के सैकड़ों देश उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं ये बात यहां इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस वातावरण को बिगाड़ने पर यहां बार बार चर्चा हुई है, और आज हमें खुशी भी है कि हमारा मंच काफी हद तक आज OBC के साथियों से सुशोभित है, तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो माहौल सौहार्दपूर्ण माहौल जिसकी बात करते हैं, उसे बिगाड़ने का जो काम चल रहा है वो कहां से चल रहा है। बात अगर पोस्टों की हो रही थी तो मैं ये बात आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कोई भी OBC का भाई ऐसी पोस्ट बना ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बना ही नहीं सकता। हाँ, वो इतना करता है कि बनी हुई पोस्ट कहीं से मिल जाए तो फॉरवर्ड ठोक देता है, और फॉरवर्ड करने के बाद में वो उस बोर्ड का ठीकरा जो है अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने ये काम किया, और हमारे लोग फटाक से पकड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये देखो OBC वाले ने किया, ये देखो OBC वाले ने। OBC और SC, ST के बीच में और माइनॉरिटी के बीच में जिस तरीके का भाईचारा इस वैचारिक जागरण के माध्यम से पूरे देश में स्थापित हो रहा था, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो एकता बनने जा रही थी, ये हमारे वास्तविक और असली दुश्मन के लिए कंकर की तरह आंख में खटक रही थी। इसलिए इस माहौल को बिगाड़ने के लिए सारा प्रयत्न किया गया और किया जा रहा। मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं, जिसे दुनिया ने नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिनके जन्मदिन 14 अप्रैल को पूरी दुनिया ने वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित किया, जिसकी वजह से भारत आज की तारीख में भी विश्व गुरु बना हुआ है, क्योंकि 70 से 80 देशों ने भारतीय संविधान के आधार पर अपने देश का संविधान बनाया। इसलिए भारत आज भी विश्व गुरु है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर महान हुए तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या दुनिया में कोई भी आदमी पैदा होकर अपने आप महान बन जाता है? कभी भी संभव नहीं। दुनिया में कहीं संभव नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान कैसे बने? इसके पीछे दो महापुरुषों का हाथ है। एक सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा रियासत के राजा हुआ करते थे, और दूसरे छत्रपति शाहू महाराज जो कोल्हापुर रियासत के राजा हुआ करते थे। इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और ब्राह्मणों की व्यवस्था कायम थी। इस देश में अंग्रेजों से पहले भी कई बाहर से लोग आए और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था को टच नहीं किया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणी व्यवस्था पर चोट की, इसलिए शायद उनको बुरा लगा। तो सयाजी महाराज जो बड़ौदा रियासत के राजा थे, वे वास्तविक क्षत्रिय कहे जाने वाले क्षत्रिय नहीं थे, वे शूद्र थे
और रबारी थे, भरवाड़ थे। रबारी जाति से थे, भरवाड़ जाति से थे सयाजी महाराज। और कोल्हापुर रियासत के महाराज साहू महाराज कुर्मी जाति के थे, जिसको आपके यहां कड़वी कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। इन दो महापुरुषों को क्या आवश्यकता हुई कि उसे डॉक्टर अंबेडकर पैदा करना पड़ा, बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई व्यक्तित्व तैयार करना पड़ा। इसके पीछे दो कहानियां हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली कहानी, जब छत्रपति साहू महाराज को कोल्हापुर रियासत में एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, जब वो तालाब में स्नान करने जाते थे, राजा सब स्नान करता था तब मंत्रोच्चारण होता था, जब राजा भोजन करता था तब मंत्रोच्चारण होता था, यानी राजा की हर गतिविधि पे मंत्रोच्चारण होता था। तो राजा जब सुबह उठ करके तालाब में नहाने के लिए गए तो बाहर एक ब्राह्मण जो बिना नहाए हुए आया था, सुबह उठते ही ऐसे ही आ गया था और वहां मंत्रोच्चारण कर रहा था। तो मंत्रों का जानकार एक व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और वो उस पंडित से कहता है कि पंडित जी, आप ये कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज स्नान कर रहे हैं और स्नान से पूर्व जो मंत्रोच्चार होने चाहिए वो मंत्रोच्चार न करके आप जो है पौराणिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों की जगह पौराणिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, ये महाराजा का अपमान है। और तुम घर से बिना नहाए आ गए और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, ये तुम्हारे धर्म का भी अपमान है। ऐसे जब दोनों के बीच में बहस शुरू हुई, तो साहू महाराज धीरे धीरे किनारे की तरफ आए और किनारे की तरफ आकर तालाब से बाहर आए, अपने भीगे कपड़ों में बाहर आकर के वो बोले, अरे भाई काहे की बहस हो रही है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये पंडित आपका अपमान कर रहा है। बोला कैसे? तब उन्होंने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि साहब, मैं अपने धर्म के अनुसार चल रहा हूं, तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता। आप क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए आपके लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो सकता, आपके लिए पौराणिक मंत्रों का ही उच्चारण होगा। ये मेरा धर्म कहता है और मैं अपने धर्म से बाहर नहीं जा सकता। फिर उन्होंने पूछा कि तुम बिना नहाए क्यों आ गए? तो कहा कि शूद्र के लिए मंत्रों का उच्चारण करना और वो भी पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए स्नान करके आने की आवश्यकता नहीं है। महाराजा को पता चला कि मैं कोल्हापुर रियासत का महाराजा हूं और महाराजा के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सयाजी साहू महाराज को बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं राजा हूं, मेरा हुक्म चलता है, मेरा राज्यादेश चलता है और मेरे साम्राज्य का अन्न खाने वाला, मेरी दाल रोटी खाने वाला एक ब्राह्मण मुझे कह रहा है कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो। तो ये आम लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता होगा? ये झटका उनको लगा और उस झटके ने उनके अंदर एक ऐसी खोज पैदा की कि मुझे इन लोगों को सबक सिखाना है और इनको लाइन पे लाना है कि तुम महान नहीं हो, महान कोई और भी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व की खोज शुरू की और खोज शुरू करते करते उनको मिल गया बालक भीमराव। बालक भीमराव की प्रतिभा देखने के बाद उनको लगा कि ये बालक कुछ बन सकता है, इसे कुछ बनाया जा सकता है और ये इस व्यवस्था को बदल सकता है। उन्होंने अपने ससुर से बात की। साहू महाराज के ससुर थे सयाजी गायकवाड़, बड़ौदा रियासत के महाराजा, रबारी भरवाड़। उनसे पूछा, उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो व्यवहार हुआ उससे बड़ा व्यवहार तो मेरे साथ हो गया। तो उन्होंने अपने ससुर से पूछा कि बताइए ससुर जी, आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का जब देहावसान हो गया तो कर्म कांड के लिए और उपक्रिया विधि करने के लिए जब मैंने ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाया तो उन पंडितों ने मेरे महल में आकर के, महल के जो 2-4 कक्ष हमने उनको रहने के लिए दिए,
उनको पहले छांटा लगा करके पवित्र किया, मंत्रोच्चारण करके पवित्र किया और फिर उसके अंदर उन्होंने निवास किया। प्रोग्राम 3-4 दिन चलने वाला था, पंडितों को जगह दी गई थी, पंडित वहां पर थे, लेकिन महाराज, जैसा कि एक महाराज का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले पंडितों की सुध ली जाए, इसलिए वो सुबह उठ करके पंडितों के कक्ष की तरफ गए और वहां जाकर के उनसे, भाई क्या कोई कमी पेशी, कुछ आवश्यकता, कुछ ऐसी चीज है तो उनसे पहले बात कर लें। सयाजी महाराज जब उन ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो ब्राह्मण जिस एरिया को उन्होंने पवित्र कर रखा था उसके नजदीक आते ही कहते, महाराज वही रुक जाओ। महाराज बोलते क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं है, न कोई नाला है, न नदी है, न पानी है, न कांटे हैं, कुछ भी नहीं है, रुकने का क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करें, इन बातों से कोई मतलब नहीं है, आप वहीं खड़े रहें, आगे ना बढ़े। महाराज थे, जिद्दी थे, उन्होंने कहा भाई बात क्या है, मैं क्यों नहीं आ सकता आगे, मुझे यहीं पर क्यों रोका जा रहा है? तो उनको कहा गया, महाराज के दबाव में उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं, हम अपने धर्म के अनुसार इस जगह को पवित्र किए हैं और आपके प्रवेश से ये जगह फिर से अपवित्र हो जाएगी और अपवित्र होने की वजह से फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमें पानी छिड़कना पड़ेगा, फिर हमें मंत्र बोलने पड़ेंगे, इसलिए ये जगह अपवित्र ना हो, इसके लिए आप वहीं रुके, आगे ना बढ़े। सयाजी महाराज ने सोचा, महल मेरा, रात को जो दिया था दाल आटा मेरा, नमक मेरा, घी तेल मेरा, और खा करके साले मुझे ही कह रहे हैं कि मेरे आने से ये महल, मेरा ही महल अपवित्र हो जाएगा, ये क्या बात है? तब उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं, आप महाराज हैं पर क्षत्रिय नहीं है, आप महाराज हैं लेकिन क्षत्रिय नहीं हैं, और क्षत्रिय न होने की वजह से आप शूद्र हैं, और शूद्र होने की वजह से आपके प्रवेश से ये जगह अपवित्र हो जाएगी। सयाजी महाराज ने देखा, अरे ये क्या बात है, मैं एक इतनी बड़ी रियासत का महाराजा हूँ, पूरी दुनिया में मेरा डंका बजता है, और यहाँ पर मेरे ही महल में मेरी इस तरीके से कदर नहीं है, ये क्या है? तो ये आम जनता के साथ में क्या हो रहा है? दूसरी घटना, सयाजी महाराज अपने दामाद साहूजी महाराज को सुनाते हैं कि एक बार मैं वाराणसी गया था, वाराणसी गया तो वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही थी, और वहां के कुछ ब्राह्मण पंडित, एक मंडल उनका मुझसे मिलने के लिए आया, और आकर के उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बड़ौदा रियासत तो बहुत बड़ी धनवान है, हम चाहते हैं कि हम बनारस के अंदर विश्व जो है वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम आपसे कुछ आर्थिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। तो महाराज उनसे सवाल करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, एक यूनिवर्सिटी का बनाने का आप सोच रहे हो, इसके लिए तो मैं पक्षधर हूं, मगर मुझे बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा? तो वहां के पंडितों ने कहा कि महाराज इस यूनिवर्सिटी में हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन होगा, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन होगा। तो महाराज ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, जो आज दिन तक धर्म ग्रंथों को, जिसको लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब सबको पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा करके उन्होंने कहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को बनाने से लेकर बड़ौदा रियासत जब तक रहेगी तब तक इसके संचालन का जिम्मा मैं लेता हूं, मगर मेरी 2 शर्तें होगी। सयाजी महाराज ने कहा कि इसको बनाने का खर्चा, चलाने का खर्चा सारा मैं दूंगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में धर्म ग्रंथों को जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए मेरी शर्त यह है कि यहाँ शूद्रों अतिशूद्रों को भी प्रवेश दिया जाए। जब पंडितों को उनके मुंह से ये आवाज सुनाई दी कि यहाँ शूद्रों और अतिशूद्रों को भी पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए, एडमिशन दिया जाए, उन्होंने तुरंत अपना मांग पत्र वापस खींच लिया और कहा तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये है पंडित। उन्होंने महाराज का दूसरी बार अपमान किया, इसलिए महाराज भी बहुत ज्यादा खोल खाए हुए थे। उन्होंने अपने दामाद से कहा, साहू जी महाराज हम लोगों को मिलकर इनका बंदोबस्त करना चाहिए। अब ये बंदोबस्त कैसे शुरू होता है? साहू महाराज कहते हैं कि एक बालक को मैंने ढूंढा है,
और उसकी प्रतिभा को मैंने परखा है कि वो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उस बालक को भारत की बजाय फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाए, फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाए। ये बात जब कही तो सयाजी महाराज ने कहा मुझे स्वीकार है और मैं उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज दूंगा। साहू महाराज उस समय भारत के कई बालकों को अपने छात्रवृत्ति वजीफे के आधार पर, स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ने के लिए भेजते थे। डॉक्टर अंबेडकर को जब उन्होंने फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा, विदेश पढ़ने के लिए भेजा, उस समय 30 स्टूडेंट का बैच था, जिसमें एक डॉक्टर अंबेडकर थे और 29 दूसरे थे। 30 का था। 30 लोगों को सयाजी महाराज ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा। 29 स्टूडेंट्स के लिए कोई शर्त नहीं रखी। 29 बच्चों के लिए कोई शर्त नहीं रखी सयाजी महाराज ने, लेकिन भीमराव के अंबेडकर के लिए उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करके मेरे यहां नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा। तुम्हें वजीफा, तुम्हें छात्रवृत्ति एक ही शर्त पे दूंगा कि तुम्हें पढ़ाई पूरी करके वापस मेरे यहां बड़ौदा रियासत में आकर नौकरी करनी होगी। भीमराव ने कहा कि मैं मंजूर है, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है। जब बाबा साहब अंबेडकर, उस समय के भीमराव, जब वो फॉरेन जाते हैं और एजुकेशन लेने का काम करते हैं, जब तक वो कोलंबिया में रहते हैं, एक ही बात उनको याद आती है कि मुझे वापस बड़ौदा जाना है, मुझे वापस बड़ौदा जाना है। सयाजी महाराज ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी? पहला सवाल, जिसका जवाब है सयाजी महाराज जानते थे कि ये 30 के 30 बालक जब अमेरिका में जाएंगे, कोलंबिया में, और वहां की व्यवस्था को देखेंगे, वहां के चक्काचौंध में खो जाएंगे, ये वापस इंडिया नहीं आएगा। और अगर भीमराव भी वापस हम इंडिया नहीं आया तो हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने नौकरी के बहाने उनको वापस बुलाया और बाबा साहब अंबेडकर जब बाबा साहब बनने के लिए तैयार हुए, जब वहां गए तो अपनी एजुकेशन के दौरान एक ही चीज ध्यान में रखी, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। और वो वापस आए। आते ही वो सीधे बड़ौदा गए और महाराज से कहा कि मैं आ गया हूं, मेरे लिए काम दो। सयाजी महाराज ने उनके लिए टेबल और कुर्सी एक कमरे में रखवा दी। कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक टेबल कुर्सी रखी, 4 फाइलें वहां रखवा दी। एक ब्राह्मण जो चपरासी था उसको रख दिया और एक ऐसा व्यवस्था निर्माण की जिसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर टेबल कुर्सी में जाके बैठे। तो वो ब्राह्मण आया, उसको पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर महार है, अछूत है। उसने चिमटे से फाइलें पकड़ करके देना शुरू किया। वो पंडित सुबह नहा करके नहीं आता था तो दूसरा चपरासी उससे पूछता था, अरे पंडित जी आप नहाए बिना आ गए? बोला क्या करूं यार, घर जाके फिर नहाना पड़ता है। 2-2 बार नहाने से अच्छा है सुबह ना नहाऊं, शाम को ही जाके नहाऊं, क्योंकि दिन भर इसके साथ रहने से अपवित्र हो जाता हूं, तो रात को फिर जाके बीवी कहती है नहा करके फिर अंदर आओ। इस तरीके का व्यवहार बाबा साहब के साथ 11 दिन तक चला। 11 दिन का वो समय जो बाबा साहब अंबेडकर ने जहर के घूंट पी पी करके, जो 5 साल वहां पर कोलंबिया में रहकर आया, वहां का वातावरण देख करके आया, वहां का जो लोगों का जो सिस्टम देख कर आया, वो भारत में आकर के 11 दिन में तिलमिला गया। और उन्होंने महाराज से जाकर के अपील की कि महाराज मेरे साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मिशन में से सयाजी गायकवाड़ को कैसे बाहर कर दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर से कैसे दूर कर दिया गया। जैसे गांधी जी के जीवन से डॉक्टर अंबेडकर को दूर किया गया, वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से सयाजी महाराज को दूर कर दिया गया। सिर्फ ये कह करके कि जब डॉक्टर अंबेडकर सयाजी महाराज के सामने जाकर के अपील करते हैं तो सयाजी महाराज कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा साहब अंबेडकर के साथ उनका अपमान हुआ और सयाजी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, एक महाराजा होते हुए उन्होंने कहा। इसलिए सयाजी महाराज बाबा साहब अंबेडकर के मिशन में नहीं। लेकिन आज दिन तक किसी ने ये नहीं सोचा कि सयाजी महाराज ने उनकी मदद क्यों नहीं की। जो प्लान साहू महाराज और सयाजी महाराज का था इस व्यवस्था को बदलने का,
उस व्यवस्था के लिए एकमात्र आदमी था और वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर वो बड़ौदा में नौकरी करते रहते तो व्यवस्था बदलने का काम कौन करता? सयाजी महाराज जानते थे कि ये लोहा है, इसे फौलाद बनाना है तो आग में डालना पड़ेगा। ये सोना तो है मगर इसे कुंदन बनाना है तो इसे भट्टी में डालना पड़ेगा। इसलिए सयाजी महाराज ने अपने सीने पर पत्थर रख करके डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर वहां से निकलते हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर उनकी आंखों में पानी आ जाता है, रोने लगते हैं। उसके बाद वो तुरंत अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं कि जिस व्यवस्था के सामने एक राजा भी, एक महाराज भी विवश है, मजबूर है, ऐसी व्यवस्था को जड़ मूल से न मिटा दिया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। ये संकल्प भूमि है जिसे आज बड़ौदा कहा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने वह संकल्प लिया कि मैं ऐसी व्यवस्था को जड़ मूल से नहीं मिटा पाया तो अपने आप को मिटा दूंगा, गोली मार दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर अपना टिफिन उठाए और बंबई चले गए। सयाजी महाराज को पता था कि ये बालक कहां कहां जाता है, इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। सयाजी महाराज ने एक एडवोकेट की ड्यूटी लगाई और एडवोकेट को बिल्कुल पीछे लगाया कि भीमराव अंबेडकर कहां जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहां जाते हैं, इसकी पूरी खबर मुझे दी जाए। बाबा साहब अंबेडकर मुंबई गए और उन्होंने अपने रोजगार का रास्ता ढूंढने के लिए वकालत शुरू की। लेकिन जिस कोर्ट में वो गए वहां पर उन्हें कोई केस 20 दिन तक नहीं मिला, कोई केस नहीं दिया। वो अपनी जेब से चाय पी करके आते थे, पैसे खत्म हो गए। वो वकील फिर उनको चाय पिलाने लगा कि भीमराव कोई बात नहीं, मैं पिलाता हूं चाय। चाय पीते पीते वो बातें करते थे उनसे सयाजी महाराज के निर्देशानुसार कि डॉक्टर अंबेडकर को तैयार करो, डॉक्टर अंबेडकर को तैयार करो, वो क्या चाहते हैं मैं करूंगा उसके लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, मैं और एजुकेशन लेना चाहता हूं। तो वकील साहब ने कहा फिर आपको क्या करना होगा? बोला उसके लिए पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, तो मेरे पास में नहीं है। मैं पहले कोलंबिया में पढ़ा तो मुझे छात्रवृत्ति सयाजी महाराज ने दी, मगर अब मुझे पैसे नहीं होने की वजह से मुझे जो इंग्लैंड पढ़ने जाना है वो मैं कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस वकील ने कहा कि क्यों नहीं आप सयाजी महाराज से दोबारा मांग कर लेते। बाबा साहब अम्बेडकर स्वाभिमानी थे, उनको थोड़ी ठेस लगी हुई थी और दोबारा वो एहसान भी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कहा कि उनका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति दे करके पढ़ाया, अब मैं दोबारा उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये खबर जब सयाजी महाराज के पास जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर आपकी मदद लेने से इनकार कर रहे हैं, सयाजी महाराज जानते थे कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही स्वाभिमानी पुरुष है। उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि तुम्हें अगर मदद नहीं चाहिए तो क्या लोन ले सकते हैं? मैं लोन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा नाम मत लेना। उस वकील ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए वापस जाना है तो आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप लोन ले सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने यस कर दिया कि हाँ मैं लोन ले सकता हूं, मैं कर्जा ले सकता हूं। कर्जे के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने पूछा वकील साहब से कि वकील साहब आप तो मेरी तरह ही फटे कोट वाले हैं, ये इतना बड़ा लोन कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा कि ये मत पूछो लोन कहां से आएगा, तुम लोन लेने को तैयार हो या नहीं हो? उन्होंने यस कर दिया कि मैं तैयार हूं। उन्होंने तुरंत मैसेज किया, सयाजी महाराज को टेलीग्राम भेजा और कहा कि महाराज लोन लेने के लिए तैयार हो गया। सयाजी महाराज ने 5,000 रुपए, जो आज की कीमत में वैल्यू के अनुसार 50 करोड़ रुपए होते हैं, 5,000 रुपए उस समय उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजने के लिए बतौर लोन दिया। लोन तो बहाना था, पैसा देना था। जब वो 5,000 रुपए लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, अपना बक्सा पेटी जो भी था वो तैयार करके वो जब जहाज की तरफ गए और जहाज के पास जाने के बाद वो जहाज की 3 सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़े, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद और रुक करके उन्होंने पीछे मुड़ करके कहा कि वकील साहब अब तो बता दो ये पैसा मुझे वापस आकर देना किसको? अगर मैं वापस आऊं उस समय आप जिंदा ना रहो तो मुझे कौन बताएगा कि ये कर्जा मुझे किसे चुकाना है? उस समय वो वकील साहब कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक शर्त पे नाम बताता हूं
कि तुम्हारा कदम ऊपर जाना चाहिए, वापस नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैं नाम बता दूं और आप जहाज से नीचे उतर जाएं तो ये मेरा अपमान होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कमिटमेंट किया कि मैं वापस नीचे नहीं उतरूंगा, आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ। तब उस वकील ने कहा ये 5,000 रुपए तुम्हें सयाजी महाराज ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक क्षण के लिए तो पूरी तरह से चकाचौंध हो गए, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी आंखों से पानी बहने लगा कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को बुरा गलत मान लिया था कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर लेकर गए, ये मैं नहीं कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीच के अंदर वॉल्यूम 17 में जो उनका लेटर छपा है वो सयाजी महाराज को लिखा और उसमें कहा कि मैं समय के अनुसार आपका ऋण वापस नहीं अदा कर पाया, मगर बहुत जल्दी सूद समेत लौटा दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का खुद का लिखा हुआ लेटर। अब मैं ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जब इस देश के लिए साइमन कमीशन की घोषणा हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिकमेंड किया कि इस देश में ऐसी व्यवस्था चल रही है, इंसानों को इंसान नहीं माना जाता है, इंसान के छूने से इंसान अपवित्र हो जाता है, तालाब कुओं में पानी भरने का अधिकार नहीं होता है। ये सारी बात जब इंग्लैंड की सरकार के पास में गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, उन्होंने साइमन के नाम के अंग्रेज के नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत में भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आपका सौहार्द बना रहे। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रिकमेंड होने पर साइमन कमीशन जब भारत में आया तो भारत के तमाम नेता गांधी जी के नेतृत्व में साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। उस समय भारत का एक सूरमा सर दीनबंधु सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़ा था। ये बातें जब तक नहीं समझेंगे ना हम अम्बेडकर को समझ सकते हैं, ना मिशन को समझ सकते हैं, ना हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं। जब समस्याओं को समझ नहीं सकते तो समाधान कैसे करें? एकमात्र इकलौता सर छोटू राम जो बाबा साहब अम्बेडकर के साइमन कमीशन के सर्वे के दौरान साथ में थे, फिर भी साइमन कमीशन पूरा काम नहीं कर पाया। और उसके बाद में जब साइमन कमीशन ने जाकर रिपोर्ट दी कि जिस तरीके का विरोध गांधी एंड कंपनी भारत में कर रहे हैं, उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर की बातें 100% सत्य है। रिपोर्ट चली गई। रिपोर्ट जाने के बाद महारानी ने वह ऐलान किया और कहा कि भारत में ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए भारत के नेताओं को इंग्लैंड में बुलाया जाए, लंदन में बुलाया जाए और उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ की, यहाँ उनको सुना जाए। जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी नेताओं को आमंत्रित किया और उसमें बाकी वाले नेता गए, मगर गांधी जी और उनकी कंपनी के लोग नहीं गए। और नहीं जाने की वजह से वहां पर वो मीटिंग पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक अवसर और देते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर गांधी जी नहीं आए तब भी फैसला हो जाएगा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की बहस चली और उसके बाद में उन्होंने सबको सुना। फिर थोड़े समय बाद तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तब गांधी जी के पास में कोई रास्ता नहीं बचता है और गांधी जी आरोप लगाते हैं डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। क्या आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अछूत जिनको डॉक्टर अंबेडकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, वे अछूत लोग हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। ऐसा गांधी जी ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर पर आरोप लगाया कि ये जो हमारा अभिन्न अंग है इसको अलग करके हिंदू समाज को तोड़ने का काम डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। मीटिंग के चेयरमैन ने तुरंत ही डॉक्टर अंबेडकर को खड़ा किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बताइए, गांधी जी ने जो आप पर एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, ये कहां तक सत्य है? बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ा मुस्कुराए। थोड़ा मुस्कुराने के बाद में उन लोगों से कहा कि अगर हाउस की इजाजत हो तो मैं गांधी जी को कुछ सवाल पूछता हूं ताकि जवाब गांधी जी के मुंह से ही मिल जाए। हाउस ने परमिशन दे दी, कहा कि परमिशन ग्रांटेड। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी से पहला सवाल किया और कहा कि गांधी जी, आपने
मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा हूं और अछूत जो है वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या इस अभिन्न अंग के साथ आपका रोटी व्यवहार है? अब गांधी जी हाँ कहे तो फंसे, ना कहे तो फंसे। गांधी जी को अक्सर ढंग से कुर्सी पर बैठना नहीं आता था, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि नीचे बैठने की आदत थी और बुजुर्ग आदमी जब नीचे बैठता है तो सिर घुटनों के बीच में आ जाता है, घुटनों के बीच में आ जाता है। गांधी जी का सिर घुटनों के बीच में था और जब बाबा साहब ने सवाल दागा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था तो वे निरुत्तर हो गए तो मुंडी थोड़ी और नीचे चली गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल कहा कि क्या अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या बेटी व्यवहार होता है? क्या तुम्हारे आपस में शादियां होती है? गांधी जी दूसरे सवाल पे भी मौन, कुछ नहीं बोल पाए, 1-2 इंच मुंडी और नीचे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा सवाल किया और तीसरे सवाल में बाबा साहब ने पूछा कि गांधी जी, अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या इनको आपके तालाबों पर पानी भरने और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है? गांधी जी तीसरे सवाल पे भी मौन हो गए और मुंडी थोड़ी और नीचे। अब घुटने दिखने लग गए, मुंडी नीचे हो गई। अंग्रेजों की नजरें डॉक्टर अंबेडकर पर भी थी और गांधी जी के ऊपर पर भी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाउस को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे 1000 से ज्यादा सवाल मैं गांधी जी से पूछ सकता हूं, मिस्टर गांधी से पूछ सकता हूं, जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं गांधी जी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता। मैं गांधी जी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता। जब ये बात सुनी गई, गांधी जी की सारी बातें काट दी गई और अंग्रेजों ने जो है कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। जब कम्युनल अवार्ड घोषित किया, उसके अंदर दोहरे वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार, सेपरेट सेटलमेंट का अधिकार, इस तरीके के 4 अधिकार जो हमें मिले, वो हमारी वास्तविक आजादी थी, असली आजादी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये खबर सयाजी महाराज के पास पहुंचती है, जो लंदन में मौजूद है और बड़ौदा हाउस में रहते हैं, वहां उनका बड़ौदा हाउस था और वहां पर सयाजी महाराज रहते थे। सयाजी महाराज के पास तुरंत खबर गई कि डॉक्टर अंबेडकर की जीत हो गई है और उन्होंने कम्युनल अवार्ड हासिल कर लिया है और शोषितों और पीड़ितों के लिए और पिछड़ों के लिए अधिकार हासिल कर लिया है। जब ये बात उनके कानों तक गई, उन्होंने तुरंत ऐलान किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का आज रात्रि भोज हमारे यहाँ। सयाजी महाराज ने कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर और उसकी टीम जितनी भी आई हुई है, उनका भोज, रात्रि भोज हमारे यहाँ होगा। उन्होंने ऐलान किया और वो महल में पहुंचे। महल में पहुंच करके उन्होंने अपने स्टाफ और जो वहाँ के लोग थे उनको कहा कि शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए भोज की व्यवस्था की जाए। अब वहाँ सयाजी महाराज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सयाजी महाराज वहाँ पर खड़े होकर, ये टेबल हटाओ, ये पुरानी है, नहीं लाओ, ये पर्दा थोड़ा ठीक करो, ये गमला उधर से उधर लगाओ, ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। महारानी उनसे पूछती है कि महाराज, आपके यहाँ तो आए दिन भोज होते ही रहते हैं, कभी 50 के, कभी 100 के, कभी 500 के, लेकिन आप सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं कि आज 100 लोगों का खाना बना दो, आज 50 का खाना बना दो, इतना ऑर्डर कर देते हैं और आज आप खुद खड़े होकर व्यवस्था संभाल रहे हो। ऐसा कौन वीवीआईपी आ रहा है? महारानी ने पूछा, ऐसा कौन वीवीआईपी आ रहा है जिसके लिए आप खुद व्यवस्था में लगे हुए हो? महाराज ने कहा कि महारानी जी, ये तो सस्पेंस है, ये तो तुम्हें बाद में ही बताऊंगा, इतना आसानी से नहीं बता सकता। शाम हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर का काफिला गेट पर आ गया। अंग्रेजों के महल जो बने होते थे, उसका मेन गेट 1 किलोमीटर दूर होता था। 1 किलोमीटर के आसपास गेट दूर था। वहां से इंफॉर्मेशन आती है कि डॉक्टर अंबेडकर गेट पर आ गए। महाराज महारानी का हाथ पकड़ते हैं और दोनों टहलते हुए उनके स्वागत के लिए गेट तक जाते हैं। जब वो द्वार तक पैदल जाते हैं तो महारानी सोचती है बीच में कि पता नहीं कौन इतना धुरंधर होगा
कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलिजाबेथ खुद ही यहाँ आई। इस प्रकार से सब वो वहां पर गेट की तरफ गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग साधारण से डॉक्टर अंबेडकर के साथ में खड़े हैं। महारानी ने कहा, अरे महाराज, ये तो अपना भीमराव है, ये तो अपना भीमराव है। महाराज ने कहा कि यही आज का वीवीआईपी गेस्ट है। महारानी चक्काचौंध हो गई, ये कैसे संभव हुआ। महाराज ने कहा कि ये मैं आपके आगे चलकर बताता हूं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत किया और लेकर के अपने महल में गए। वहां पर भोज से पहले आधे घंटे की मीटिंग हुई। आधे घंटे की मीटिंग के अंदर जब सयाजी महाराज ने कहा, बहुत कान खोलकर सुनने वाली बात है, जिस सयाजी महाराज को बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से निकाल कर फेंक दिया, उसका कितना बड़ा रोल था वो बताना चाहता हूं। और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, गारंटी के साथ कहता हूं। ये तो हम लोगों ने लंदन पार्लियामेंट हाउस से निकाला हुआ मामला है, यहां नहीं है कोई। यहां तो सारा रफा दफा हो गया, वो हमने वहां से निकाला हुआ मामला। उस समय बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पर हाथ रखकर सयाजी गायकवाड़ साहब महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। महारानी बोली कि मैं कुछ समझी नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। तो महाराज ने कहा कि भारत देश के अंदर जो काम वहां के 33 करोड़ देवी देवता आज तक नहीं कर पाए, वो डॉक्टर अंबेडकर ने चुटकी में कर दिया। इतनी बड़ी व्यवस्था को पलटा मार दिया, बदल करके रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर, इसके डॉक्टर अंबेडकर को जो हमने रिटर्न लगा इन्वेस्टमेंट किया था वो हमें मिल गया। जिस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को तैयार किया गया था वो काम हो गया। ऐसा सयाजी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और लिखित में डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा। ये सारी चीजें आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिलेगी, यहां पर नहीं मिलेगी। यहां तो गद्दारों ने हमारा इतिहास ही बदल दिया है, झूठ मूठ की कहानियां गढ़ करके। तो इस तरीके से सयाजी महाराज और साहू महाराज ना होते तो शायद बाबा साहब अंबेडकर ना होते, ना वो संविधान लिख पाते, और ना आज हम उनका जयंती समारोह मना रहे होते, और ना ये जय 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 भीम का नारा लगा रहे होते। आज अगर जय भीम और जय 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 भीम के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है उन दो शूद्र राजाओं का जो आज के समय में ओबीसी में है। मैं डंके की चोट कहता हूं कि ओबीसी नहीं होता तो बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते। ओबीसी के लोग ब्राह्मणों द्वारा तैयार की हुई पोस्ट भेज करके अपने माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने बाप दादाओं के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।